देखिए, डेली वेजर कोई छोटा वोट बैंक नहीं है। ये लगभग 10-12 लाख पे असर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको अपने खिलाफ खड़ा करके आत्महत्या करने का प्रयास करेगी। इतनी बेवकूफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अंधे को चाहिए 2 आंखें, भूखे को चाहिए रोटी, हमें चाहिए रेगुलाइजेशन। कर देंगे तो इनके लिए बेहतर होगा, इनका फायदा होगा, हमारा तो होगा ही होगा, इनका भी। सभी मीडिया पर्सन जिन्होंने हमारे इस मुद्दे को लेकर के सरकार को जगाने का भरपूर प्रयास किया है, खास करके मीडिया पोर्टल्स और हमारे 2-3 न्यूज़पेपर जो हैं। अदरवाइज नेशनल मीडिया तो गोदी मीडिया बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है और हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है। आप लोगों का सहयोग हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब सरकार की बात करें, आपने जिक्र किया कि सुनने को ये मिलता है कि बैकडोर। अफसोस इस बात का है जो लोग ये कहते हैं कि ये बैकडोर है, वो सिर्फ मीडिया में आके बयान देके भाग जाते हैं। हमने कई बार, मैंने मीडिया के माध्यम से उनको चैलेंज दिया है कि भाई आप आइए, एक बार लाइव डिबेट रखिए, या आप हमें बैकडोर साबित करो या हम आपको झूठा साबित करेंगे। लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, कोई बैकडोर नहीं है। हमारे चीफ सेक्रेटरी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो अरुण कुमार मेहता जी भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2.5 लाख लोग बैकडोर हैं। भाई, अगर 2.5 लाख लोग बैकडोर हैं तो आप लोगों ने 3 साल, आप चीफ सेक्रेटरी थे, आप लोगों ने उनको पूरी वेजेस दी, सैलरी दी, उनको पूरे सरकारी भत्ते दिए। अगर 2.5 लाख डेली वेजर तो है नहीं, डेली वेजर 45,000 है। इसका मतलब बाकी वाले जो थे वो परमानेंट थे। अगर आप लोगों ने उनको सैलरियां दी, उनको पूरे बेनिफिट दिए, इसका मतलब है आपका उसमें पूरा रोल था, तभी आप लोगों ने उनको सैलरियां दी ना। अगर वो बैकडोर थे, आपके निकाले क्यों नहीं? इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म सही तरीके से नहीं की। यही साबित हो जाता है ये सिर्फ एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और डेली वेजर को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करने की। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है इसमें हमारा कुछ नहीं है, तो करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा ब्रीफ करके बताऊंगा आपको और साबित करके बताऊंगा इस चीज को। ये दोनों पक्षों को आपस में लड़ाने का एक बात है। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि अगर हम इनको रेगुलराइज कर देंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को 30 साल तक नौकरी नहीं दे सकते। मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई मैं जो काम करता हूं, मैं एक फिटर का काम करता हूं और पिछले 26 साल से कर रहा हूं। आपने वहां पे फिटर लगाया क्यों नहीं? आपके पास तो वहां पे पोस्ट है ही नहीं, आपने पोस्ट क्रिएट ही नहीं की। 94 के बाद आज तक मुझे ये बताओ किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने 4th क्लास की पोस्टें क्रिएट की हैं? किस डिपार्टमेंट के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट लगाया उसके अगेंस्ट आपने मैन पावर का प्रोविजन किया हुआ है? कहां पर आपके रिक्रूटमेंट रूल हैं? कौन से रिक्रूटमेंट रूल आपने 4th क्लास की भर्ती के लिए बनाए हुए थे जिनका वायलेशन होकर बैकडोर एंट्री हो गई? बैकडोर एंट्री उसको कहा जाता है कि एक रूल का, सेट रूल का वायलेशन करके अगर कोई काम किया जाए उसको बैकडोर कहा जाता है। जब आपने रूल नहीं बनाए, प्रोजेक्ट आप लगाते रहे, स्कीमें आप लगाते रहे, पोस्टें आपने क्रिएट नहीं की, एडवर्टाइजमेंट आपने की नहीं, जहां आपको स्कीमें चलाने की बारी आती थी आप लोग डेली वेजर लगा करके उसकी स्कीमें चलाते रहे और वहां पे आपको पोस्टें क्रिएट करनी चाहिए थी, आपने की नहीं। वो गलती आपकी है, ना कि डेली वेजर की। पीछे भी तकरीबन 1700 नई स्कीमें जो है वो लॉन्च की गई जब जल जीवन मिशन का जो हुआ, तो उन स्कीमों को आपको लगता नहीं उस समय जो है मैन पावर किस तरह से, रिक्रूटमेंट किस तरह से, सरकार स्कीम तो निकाल देती है लेकिन जॉब किस तरह से क्रिएट करनी है उसके बारे कुछ सोच विचार नहीं किया जाता? सुनिए, होता क्या था, फंडिंग, जो स्कीमों की फंडिंग आती है वो आती है सेंट्रल डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको वन टाइम पैसा दे देती थी। ये जब स्कीम लगानी होती थी, जो भी संतरी मंत्री होते थे इनको पता था कि हमने मैन पावर का अगर प्रोविजन कर दिया, हमने 40,000 30,000 अगर परमानेंट एम्प्लॉयज को हम सैलरी देंगे तो हमें कुछ नहीं बचने वाला। वो क्या करते थे, स्कीम इंप्लीमेंट कर दी, 6,000 5,000 4,000 900 1,000 रुपए में डेली वेजर लगा दिया, जो उसका मैन पावर का प्रोविजन था उसको कट कर दिया। वो पैसा बचाने के चक्कर में, अपना कमीशन खाने के चक्कर में डेली वेजर को एंगेज करते थे, क्योंकि उसमें पैसा कम खर्च होता था। एक परमानेंट एम्प्लॉयज की जगह 10 डेली वेजर मिल जाते थे।
इस कारण से ये डेली वेजर लगाते रहे, इसलिए इन्होंने मैन पावर का प्रोविजन नहीं किया, क्योंकि अपनी जेब को नुकसान होता था और उसका खामियाजा जो भुगत रहा है वो डेली वेजर भुगत रहा है। ऐसी भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि सेंटर के अगर ये आप जितने जो डेली वेजर बताए जाते हैं, जिस तरह पीएचई या आपके जो 47 डिपार्टमेंट हैं, उनको छोड़कर भी जब एनवाईसी की बात करते हैं या और जो डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कुछ 1 लाख जो है नंबर जो है वो बनकर सामने आता है। खबरें ये भी आ रही है कि सरकार एकदम से इन लोगों को पक्का नहीं कर सकती, क्योंकि इतना फंड जो है वो उनके पास नहीं होगा और उन लोगों को इतनी तनख्वाह जो है हर महीने तनख्वाह निकालनी वो कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। क्या आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है सेंटर की तरफ से आनी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से आनी, क्या ये सही वाजिब आप स्टेटमेंट समझते हैं इसको? तो सरकार के पास अगर इतना प्रोविजन नहीं है तो सरकार अपने इंस्ट्रूमेंट लगा क्यों रही है? स्कीमें क्यों लगा रही है? बंद कर देना स्कीमें लगाना। अगर सरकार के पास प्रोविजन नहीं है, उनके पास फंडिंग नहीं है, तो फिर नए नए डिपार्टमेंट क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं? जल जीवन मिशन लाया क्यों? 1785 स्कीमें जल जीवन मिशन में आ रही हैं। मैन पावर का आपके पास प्रोविजन नहीं है। आप कहते हो हर घर नल से जल देंगे, देगा कौन? जब देने वाले के प्रोविजन ही नहीं है आपके पास, आप लोगों के घर तक जल पहुंचा नहीं सकते, तो आप गर्दनें क्यों काट रहे हो डेली वेजर लोगों? फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट सुननी कि आप बैकडोर से हो, आप पुरानी सरकारों के पाप हो, हम आपका बोझ ढो रहे हैं। क्या डेली वेजर यही पूरी जिंदगी सुनता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अहंकार में 3 गए, वो कौरव, कंस, रावण, ये तीनों गए थे, ये भी चले जाएंगे। यही चीजें पिछली सरकारों को भी हुई थी। ये अहंकार उनको भी, राठौर साहब को भी आया था। वो भी कहते थे कि डेली वेजर को मैं नहीं जानता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 6 बार जीता हूं, 7वीं बार घुटने टेका दिए डेली वेजर ने, जमानत भी जब्त हो गई 7वीं बार। तो ये कौन से लिखवा के नहीं लाए ऊपर वाले से कि हम ही जीतेंगे? आपको लग रहा है ये आशंका जो है वो बीजेपी सरकार को जो है वो होने लग पड़ी है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आपकी जो है मीटिंग हुई है। हालांकि ये मीटिंग काफी देर पहले जो है प्लान हुई थी, आपसे भी हमारा जब इंटरव्यू हुआ था तकरीबन 1-2 महीने पहले, लेकिन अब चुनावों के दिन पास आए हैं, आपको इन्विटेशन वहां से आया है मिलने के लिए। तो क्या लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कुछ इलेक्शन होने से पहले पहले जो है वो डेली वेजर का वोट बैंक जो अपनी तरफ अगर करना है तो उनको पक्का जरूर करना पड़ेगा? देखिए, डेली वेजर कोई छोटा वोट बैंक नहीं है। ये लगभग 10-12 लाख पे असर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको अपने खिलाफ खड़ा करके आत्महत्या करने का प्रयास करेगी। इतनी बेवकूफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। अंधे को चाहिए 2 आंखें, भूखे को चाहिए रोटी, हमें चाहिए रेगुलाइजेशन। कर देंगे तो इनके लिए बेहतर होगा, इनका फायदा होगा। हमारा तो होगा ही होगा, इनका भी फायदा ही होगा। अटल डुल्लू को किस तरह से लेते हैं जो चीफ सेक्रेटरी, जिस तरह आपका मैं पिछले भी इंटरव्यू सुन रहा था कि उनके फादर साहब जो है वो आपके इस पीएचई डिपार्टमेंट से उनका रिलेशन रहा है, लेकिन अटल डुल्लू आपने कहा कि लोकल है यहाँ के और वो यहाँ के जो पीएचई का जो रहन सहन है, जो डिपार्टमेंट है, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन क्या अटल डुल्लू अकेले इन चीजों को सब पॉसिबिलिटी में ला सकते हैं? जमीनी स्तर पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी वो एलजी तक आपका मैसेज पहुंचा सकते हैं? वो तो मैसेज कई बार गया है, एलजी का सेंटर तक भी गया है, बीजेपी की कमेटियां बनी है, बीजेपी के जो नेता हैं वो सेंटर तक गए हैं, लेकिन उसके बाद मिला आपको कुछ नहीं मिला। आपको यही 565 दिन आप पहले आप इधर होते थे, आज आपको वो एक कोना जो है वो पीछे दे दिया गया है। देखिए, अटल डुल्लू जी का आपने जिक्र किया, तो बाकी की बातें छोड़ो, जो उन्होंने किया है मैं उस चीज पे आता हूं। हमारा एक इश्यू बना था वारा वोचर का, आपने काफी कवरेज की थी। हमने कई जगह सर टकराए, लेकिन उस मसले का सलूशन नहीं निकला। जैसे ही अटल डुल्लू जब फाइनेंस कमिश्नर बने, हम उनके पास मिले थे 11 नवंबर 2021 को, 27 नवंबर 2021 को। उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया था। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने उस मसले का सॉर्ट आउट किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अटल डुल्लू जी जो सन ऑफ द साइल हैं, सारे हालात भी जानते हैं, सच्चाई भी जानते हैं, क्योंकि अटल डुल्लू जी यहीं पे पले बड़े हैं और यहीं एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। उनको सब पता है कि बैकडोर है या नहीं है। अरुण मेहता जी ने एक मिसलीड किया था, और वो भी खाली अरुण मेहता जी की प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये स्टेटमेंट ना दी होती तो अटल डुल्लू, उनकी अरुण मेहता की ये हिम्मत नहीं होती कि जम्मू में आकर के जम्मू के लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते। कहीं ना कहीं जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये स्टेटमेंट दी थी
कि ये लोग बैकडोर हैं, ये पाप हैं और ये हमारे गले बांधे जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अरुण मेहता जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। इसलिए मैं कहता हूं इसमें कसूरवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनको जमीनी हकीकत का पता नहीं था। उसमें स्टेटमेंट में भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक बार 90s में रेगुलराइज हुए, लेकिन सच्चाई ये है 90s में नहीं हुए थे, 89 में भी हुए थे, 94 में भी हुए थे और 2004 में भी हुए थे। उनको इस चीज का पता ही नहीं। मोहम्मद सईद जी की जब गवर्नमेंट थी 3 बार रेगुलाइजेशन हुई थी, उनको यही पता था कि एक बार हुई थी। इसलिए कहता हूं कि ग्राउंड वर्क किए बिना हवाई बातें करते हैं। एक बार हमारे साथ हम चैलेंज करके कह रहे हैं ना, हम छोड़ देंगे। अगर ये साबित कर देंगे कि हम लोग बैकडोर हैं, हम छोड़ देंगे। एक बार आप छोड़ देंगे तो वो स्कीमें 7500 स्कीमें जो पुरानी चल रही हैं, जो नई आ रही हैं, मैं छोड़ दूंगा। ये कहाँ चलाएंगे? मैं छोड़ दूंगा। ये कैसे चलेंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एज ए लीड कर रहा हूँ, लीडर ही समझ लीजिए। एज ए लीडर मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बैठो, ओपन डिबेट में बैठेंगे, ऑल मीडिया बुला लो, डिबेट करेंगे। आप जस्टिफाई करो कि ये बैकडोर है, मैं जस्टिफाई करूंगा कि ये बैकडोर नहीं है। जो झूठा साबित होगा वो अपनी बात पे माफी मांगेगा। चलिए, आपकी बात तो मान लेते हैं कि आप लोगों को ये बातें सुनने को पड़ती हैं, लेकिन लैंड ओनर्स को ये बातें क्यों सुनने को मिलती है? उन्होंने तो लैंड अपनी दी है, उनको लैंड देने के बाद उनको ये कहा है कि आपके परिवार को हम जो है नौकरी देंगे, आपने पानी चलाना है। आज वो फ्री फंड में एक जो है अपनी ही जमीन का नौकर बनकर बैठा है, चौकीदार की नौकरी कर रहा है। जमीन जो करोड़ों की जमीन है माँ बाप की, लोग जमीनों के पीछे माँ बाप से लड़ पड़ते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, लेकिन सरकार को उन्होंने जमीन दे दी, लेकिन उनको भी यही चीजें सुननी पड़ रही हैं। आपको लगता है कि लैंड ओनर्स को भी ये इसी कैटेगरी में रखना क्या वो सही है? पहले तो करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ की जमीन लेना, उसके ऊपर उस जमीन के मालिक को नौकर बनाना बिना वेजेस का, बिना सैलरी का, ये मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये मोदी है तभी मुमकिन है। लेकिन ये तो मोदी से पहले भी जमीनें ली गई नहीं। आज कई जमीनें ऐसी भी हैं जो पुराने गलत आप यहाँ पे गलत हैं जी। 2014 से पहले जिनकी जमीनें ली हुई हैं उनको सैलरी मिल रही है, ये बिल्कुल सही, उनको सैलरी मिल रही है। 2014 रेगुलर नहीं किया, रेगुलर नहीं किया, लेकिन उनको डेली वेजर की सैलरी मिल रही है। लेकिन जिनको 2014 के बाद जिनसे जमीनें ली गई हैं उनको ना सैलरी है, मुफ्त में नौकर हैं सरकार के, और ना उनको कोई कंपनसेशन है। रवि जी, एक बड़ा इसमें ना बीच में एक सवाल बड़ा उत्पन्न होता है कि कई बार भाजपा के जो नेता कहते हैं, वो कहते हैं 2015 के बाद ना हमने किसी की लैंड जमीन ली है, ना ही हमने किसी को जो है डेली वेजर लगाया है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हो? 2014 में सितंबर में 30 सितंबर 2014 को हमारा डाटा था 61,011 लोगों का। 2018 में जब बायोमेट्रिक शुरू हुई, डाटा हो गया 1,05,000 का। वो लोग कहां से आए? 2015 में तो सरकार बीजेपी की आ गई थी, ये सारे 15 के बाद आए हैं, ये कहां से बढ़े? इसी का जवाब देंगे, आओ मीडिया में बैठेंगे सामने। तो पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हैं, ये पेंडिंग जो वेजिस हुई हैं ये 2015 से पहले की थी या बाद की थी? ये जो हमारी अभी 17 60 महीने की पेंडिंग है, ये 2015 मई से लेके 2022 मार्च तक है। ये 17 महीने की, 60 महीने की, किसी की 62 महीने की, किसी की 55 महीने की, ये सारी की सारी 2015 मई के बाद है। और उस वक्त सरकार किसकी है ये सभी जानते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा से मिले हैं, जब क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है कि या तो रेगुलर पॉलिसी जो है दे दें, या आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको रिटायरमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसा दे दें ताकि आप डेली वेजर की जिंदगी तो आपने व्यतीत कर दी, लेकिन जब आप रिटायर हो तो आगे की आप जिंदगी किसी के पर मोहताज ना हो, आपके बच्चों के लिए जो कुछ अच्छा भविष्य जो है वो बना पाए? देखिए, वहां पे सबसे पहली बात ही एक तो जल जीवन मिशन से शुरू हुई थी, जो कि स्टाफ जल जीवन मिशन को दिया गया था। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन ही यही था कि उनकी सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्या है। आप उनको 30 साल के बाद आज जल जीवन मिशन में पंचायत को दे रहे हो, पंचायत के पास तो इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो 1 महीने से ज्यादा उनको सैलरी दे पाएगा। बिल्कुल सही बात। तो बाकी 11 महीने की सैलरी कौन देगा? और दूसरा, उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? हमने उनको कहा है कि आप बॉर्डर पे भेज दो, लेकिन पहले रेगुलाइजेशन करो। ये हमारा पहला उनको जवाब था। और दूसरा, जो रिटायरमेंट का मैंने यही सवाल उनसे पूछा था जो आज आप मुझे पूछ रहे हो। मैंने उनको पूछा था कि 60 साल के बाद आप
रिटायर करते हो डेली वेजर को, आप ये बताओ उसके ऊपर CSR रूल कैसे लागू हुआ? जब आपने उसको रेगुलराइज नहीं किया, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज नहीं है। आपने जब वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज ही कंसीडर नहीं किया, तो आप उसको रिटायर कैसे कर सकते हो 60 साल की एज में? उसका उनके पास जवाब ही कोई नहीं था, और ना ही इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है। लेकिन करते क्या है हमारे साथ? जवाब तो तब मिलेगा जब रेगुलर करेंगे आप। वो मैं कहता हूं CSR रूल का एक पार्ट आप लागू नहीं कर सकते। कोई भी रूल है उसका एक क्लास लागू नहीं होती। जब भी आप कोई रूल लागू करेंगे, वो फुली इंप्लीमेंट होता है, पूरा का पूरा रूल लागू करना पड़ता है। आपने उनको रेगुलराइज नहीं किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंसीडर नहीं किया, आपने उसको 60 साल के बाद रिटायर कर दिया कि आपकी एज पूरी हो गई। 7 तारीख को JP नड्डा जी ने आना था, 9 तारीख को अमित शाह जी ने आना था, दोनों दौरे कैंसिल हो गए। 26 तारीख को उम्मीद लगाई जा रही है नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू में आकर एक बड़ी रैली को शायद वो संबोधन कर सकते हैं। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो वैसे आपने बड़ी बार लगाई हैं, बहुत बार आए हैं, लेकिन इस बार क्या उम्मीद है? कोई खास उम्मीदें हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, आज आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश मैं अपने डेली वेजर को जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डेली वेजर और हमारे डेली वेजरों को जो लीड करने वाले नेता हैं, वो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कह रहा हूं कि मैंने भी लगातार 3 साल से इसी एजिटेशन में हूं, और देखा है कि लोग नेतागिरी के लिए ज्यादा लड़ते हैं, अपने मुद्दे के लिए कम लड़ते हैं। बड़ी कोशिश की हमने लोगों को एकजुट करने की। यहाँ 5 ऑर्गेनाइजेशन से चलती थी, हमने सबको खत्म करके एक यूनाइटेड फ्रंट बना दिया। लेकिन डिस्ट्रिक्टों में हमारे लोग आज तक भी 5 लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे से इतनी एलर्जी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते। क्या लग रहा है सरकार इसी का फायदा उठा इसी चीज का सरकार फायदा उठाती है। आज आप देखें, आपने शुरू में 47 डिपार्टमेंट की बात की थी। बिल्कुल। आपको कोई 47 डिपार्टमेंट में से कोई PHE इरिगेशन के बिना कोई दिखा आपको? नहीं दिखते, कोई नहीं। और कहीं किसी डिपार्टमेंट में चले जाओगे, जब कोई इंट्रोडक्शन देगा, मैं जी फलाने डिपार्टमेंट का फलाना प्रेसिडेंट, फलाने डिपार्टमेंट का मैं जनरल सेक्रेटरी। किसके जनरल सेक्रेटरी? जब आप लड़ ही नहीं सकते अपने मुद्दों के लिए, तो कौन से जनरल सेक्रेटरी, कौन से प्रेसिडेंट हो भाई? मैं डेली वेजर से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम 60,000 की गिनती गिनते हैं कि 60,000 लोग हैं। 60,000 में से एक दिन कभी 40,000 भी अगर सड़क पे आ जाओगे ना, मोदी तो क्या, बिल क्लिंटन भी होता तो वो भी झुक जाता। कोई भी झुक जाएगा। सिर्फ आपको जागने की देरी है। डेली वेजर को एक बार अपने परिवारों को अपने नजर में रख के, अपने बच्चों के भविष्य को नजर में रख के एक बार खड़े होने की जरूरत है। अदरवाइज जितने मर्जी लीडर आ जाएं, कोई लीडर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, किसी को